नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने वेस्ट कामेंग जिले के बैसाखी आर्मी कैंप में मद्रास रेजिमेंट के जवानों का बढ़ाया मनोबल। कहा, देश की सीमाओं पर तैनात सैनिकों की मुस्तैदी से देशवासी सोते हैं चैन की नींद। सैनिक मुश्किल हालातों में भी देश की रक्षा के प्रति अपनी ड्यूटी के साथ ही रहते हैं सदैव सतर्क। शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से की मुलाकात। राज्यपाल ने सुदूर क्षेत्र में स्कूलों में शिक्षकों की रिक्त पदों को भरने, छात्रों के लिए अलग शौचालय, पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता और शिक्षकों और छात्रों के अटेंडेंस में पारदर्शिता पर दिया जोर। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के भूटान सीमा पर बसे आखिरी गांव लुब्रांग में लोगों को मिल रहा है जल जीवन मिशन का लाभ। कई चुनौतियों का मात देकर सरकारी विभागों और क्षेत्रों के 10,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर बसे लुब्रांग के घरों तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि देश की सीमाओं पर तैनात भारतीय सैनिकों की मुस्तैदी के कारण देशवासी चैन की नींद सोते हैं। मुख्यमंत्री ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बुधवार की रात वेस्ट कामेंग जिले के बैसाखी आर्मी कैंप में मद्रास रेजिमेंट की 27वीं बटालियन के साथ समय बिताया। मुख्यमंत्री ने कमांडिंग ऑफिसर प्रमोद और जवानों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि सैनिक मुश्किल हालातों में भी देश की रक्षा के प्रति अपनी ड्यूटी के साथ सदैव सतर्क रहते हैं। अपने दमखम और कारनामों से लोहा मनवा चुका असम राइफल्स आज अपना 187वां स्थापना दिवस मना रहा है। असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इस बल का गठन 24 मार्च 1835 में कछार लेवी के नाम से करीब 750 जवानों की भर्ती के साथ हुआ था। असम राइफल्स का नेतृत्व भारतीय सेना करती है, मगर इस पर नियंत्रण पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय का होता है, जबकि वेतन, भत्ता और रैंक आदि थल सेना यानी रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में होता है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने असम राइफल्स के स्थापना दिवस पर बल के जवानों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी है। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने आज राजभवन में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा से मुलाकात की। अपने बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए इनोवेटिव तरीकों को अपनाने और शिक्षक समुदाय के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मूल्य आधारित शिक्षा पर जोर देते हुए शिक्षकों और छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए खेलकूद, योगा और अन्य शारीरिक गतिविधियों को दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने कहा है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पॉलिसी रिसर्च, विभिन्न विषयों में सामाजिक में जागरूकता और सतत विकास रणनीति और इस क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राज्यपाल ने राज्य के सुदूर क्षेत्र में स्कूलों में पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों के रिक्त पदों को तत्काल भरने, छात्रों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था, पाठ्य पुस्तक के उपलब्धता और शिक्षकों और छात्रों के अटेंडेंस में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा। राज्यपाल ने शिक्षा मंत्री से वार्षिक आधार पर अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने को कहा, ताकि जरूरत के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। उन्होंने शिक्षक समुदाय के पेंशन में विलंब पर चिंता जताते हुए पेंशन प्रक्रिया में सुधार करने को कहा, ताकि रिटायर्ड होने के बाद उन्हें समय से पेंशन का लाभ मिल सके। शिक्षा मंत्री ने राज्यपाल को विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया। साल 2024 तक देश के हर घर में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की ओर से शुरू किया गया जल जीवन मिशन न सिर्फ बड़े शहरों और कस्बों बल्कि सुदूर पर्वतों के गांवों में भी प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले के भूटान सीमा पर बसे आखिरी गांव लुब्रांग और ब्रोकसारथांग की पूर्वोत्तर भारत के ऐसे गांवों में शुमार है जहां लोगों को जल जीवन मिशन से काफ़ी लाभ मिला है। जल जीवन मिशन के तहत लुब्रांग के घर में पानी उपलब्धता सुनिश्चित करना आसान नहीं था। इसके लिए सरकारी विभागों और श्रमिकों ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि ये मुश्किल काम कर दिखाने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मैक्सिमम 2 साल समथिंग सिर्फ हुआ, तो इससे पहले तो हम लोग पानी भी या समथिंग 1 किलोमीटर दूर समथिंग से लेना पड़ता था, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता था क्योंकि हम लोग भी थोड़ा ग्रोथ नहीं हुआ था, तो हमारा पेरेंट्स लोगों को हमें भी संभालना पड़ता था, प्लस
पानी का ये इंतज़ाम ये लोग सब में बहुत प्रॉब्लम होते था। तो सर ऐसे में करके लास्टली गवर्नमेंट ने हमें यहाँ में थोड़ा पानी ऐसे बना के मिस अभी क्या बोल गया सर, इसका वजह से जिससे हम लोग का थोड़ा प्रॉफिट हुआ, जिससे हम लोग को मिस पानी लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होते। आजकल तो ऊपर से हमें अभी नॉन स्टॉप पानी होते, मिस पानी का कमी तो होते ही नहीं। और पहले तो पानी का बहुत प्रोग्राम था, बहुत दूर में जाना पड़ता था, बुक की लेना पड़ता था। आजकल तो बहुत आराम हो गया हम लोग को पानी के लिए, कपड़ा धुलने से भी घर का आगे में बहुत आसान है आजकल। पहले तो बहुत तकलीफ था, हम लोग इतना दूर से बुक रहा था और बहुत अच्छा हुआ है हम लोग को। वही तो बहुत सोचना पड़ता था, कभी कभी तो पानी नहीं मिल के बहुत तकलीफ होता था, खाना बनाने के लिए भी और रुकना पड़ता था बहुत तकलीफ होता था। आजकल तो बहुत आसान हो गया, अभी बहुत आराम है, बहुत अच्छा हुआ है हम लोग सब के लिए। मिनिस्टर मोदी जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। लुब्रांग अप्रॉक्सीमेटली 2900 मीटर पे है, तो लगभग 10,000 साढ़े 10,000 फीट पे है। तो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक वहाँ पे 27 फैमिलीज है एज ऑन 2014, लेकिन अभी तो वो बढ़ गया है, तो काफ़ी अभी कम से कम 50-60 फैमिलीज है। तो काफ़ी लुब्रांग को जो पानी देते समय डिपार्टमेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि ये तो रहता इस पर काफ़ी हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से वहाँ में काम करना बहुत तकलीफ है, क्योंकि बहुत ठंड है और ठंड में हमारा जो कंक्रीट वर्क है वो काफ़ी स्लो हो जाता है इसको सेटिंग में। तो और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था कि वहाँ पे स्किल मेसन्स वो नहीं मिल पा रहे थे, वो क्योंकि इतना ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। फिर भी समहाउ हमने उसे कंप्लीट किया है। अभी लुब्रांग एक JJM कंप्लाइंट विलेज है, इसमें हर घर में जल है, नल है और जल से पानी मिल रहा है। कहते हैं कि जल ही जीवन है। अरुणाचल प्रदेश में भूटान सीमा के पास भारत के आखिरी गांव लुब्रांग के लोग इस कहावत के सही मायने समझते हैं। जल जीवन मिशन के तहत लुब्रांग गांव में जब पानी नहीं पहुंचा था तो यहाँ के लोगों को कई किलोमीटर का फासला तय कर पहाड़ों को पार कर पानी लाना होता था। वो कभी घोड़ों का इस्तेमाल करके, कभी याक का इस्तेमाल करके पानी लाते थे। लेकिन जल जीवन मिशन ने वाकई लुब्रांग गांव में रहने वाली ब्रोकपा जनजाति के लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी आसान बनाया है। वेस्ट कामेंग ज़िले के लुब्रांग गांव में अपने सहयोगी संदीप ठाकुर के साथ मैं प्रियभांशु रंजन, DD न्यूज़। आज विश्व क्षय रोग दिवस है। क्षय रोग यानी टीबी के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों तथा सामाजिक आर्थिक परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। इसे डॉक्टर रॉबर्ट कोच की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिन्होंने 1882 में टीबी के विषाणु की खोज की थी। टीबी अब भी दुनिया की सर्वाधिक संक्रामक जानलेवा बीमारी है और प्रतिदिन लगभग 4000 लोग टीबी से जान गंवाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 2025 तक भारत को तपेदिक से मुक्त कराने का देश का संकल्प दोहराया है। श्री मांडविया ने आज नई दिल्ली में विज्ञान भवन में स्टेप अप टू एंड टीबी विश्व टीबी दिवस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। योजना देश में और दुनिया में सालों से चल रही है, वर्षों से चल रही है। हम सब लोग ये कार्यक्रम के साथ जुड़ जाए, क्यों सोसाइटी के रूप में, समाज के रूप में, समाज में चुने हुए जनप्रतिनिधि ये अपना कर्तव्य ऐसा मान करके काम करें। समाज में NGO है, अपना कर्तव्य को मान के काम करें। समाज में अपने पड़ोसी, अपने पड़ोस में कोई ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट है, चलो हम उसको इलाज कराएं, उसके लिए काम करें। इलाज कराने की पद्धति भी नई नई आ रही है, नई नई मेडिसिन आ रही है। पहले जो कोर्सेज होता था उससे कम समय में, कम डोज में, कम कोर्स में हम टीबी मुक्त व्यक्ति नागरिक को कर सकते हैं। ये सारी पद्धतियों का उपयोग करके सामूहिक तौर पर हम प्रयास करेंगे तो मैं मानता हूं कि हम टीबी मुक्त भारत बनाने में सक्सेस होंगे। विश्व तपेदिक दिवस के अवसर पर राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नीबा हॉस्पिटल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, जिला उपायुक्त तालो पोतम, जिला चिकित्सा अधिकारी मनदीप परमे सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी मौजूद थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत वर्ष 2025 तक देश से इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए श्री तेदिर ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर जन जागरूकता और प्रभावी इलाज की मुहिम को सफल बनाने की अपील की।
और हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ आज भारत सरकार ने भी कहा कि टीवी हारेगा देश जीतेगा स्लोगन के साथ एक 2025 तक हमारे भारत से ये टीवी बीमार जो मुक्त हो जाएगा, इरादिकेट हो जाएगा, एक बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो 2025 तक टीवी को अगर भारत से मुक्त करना है तो इसमें कौन किरदार निभाएगा? सरकार तो किरदार तो निभाते हैं। प्रसार भारती ने समय और आवश्यकता के अनुरूप काम में न आने वाले दूरदर्शन के 1200 से अधिक पुराने टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों को बंद कर दिया है। बदलते समय के अनुरूप दूरदर्शन की फ्री डिश उपलब्ध कराई जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि दूरदर्शन के केवल एक चैनल वाले पुराने टीवी ट्रांसमीटर अब प्रासंगिक नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रसार भारती डीडी फ्री डिश फ्री टू एयर डायरेक्ट टू होम सर्विस बिना किसी मासिक अंशदान के 51 शैक्षिक चैनलों सहित 150 से अधिक टीवी चैनल मुफ्त में उपलब्ध कराता है। श्री ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि पुराने ट्रांसमीटरों के बंद करने से इस फैसले से किसी भी तरह से कर्मचारी प्रभावित नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत ओपीडी सुविधा का लाभ लेने या चिकित्सा भत्ते के रूप में एक निश्चित राशि प्राप्त करने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब इन दोनों सुविधाओं में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। यदि कोई पेंशनधारक केंद्रीय स्वास्थ्य योजना का लाभ लेना चाहता है तो वो अपना चिकित्सा भत्ता बंद करा के पेंशन वितरित करने वाले बैंक को आवेदन दे सकता है। पेंशन वितरित करने वाला बैंक चिकित्सा भत्ते की राशि को बंद कर देगा और उसके एवज में पेंशनधारक को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके बाद पेंशन भोगी आवश्यकता के अनुसार CGHS अंशदान का भुगतान कर CGHS कार्ड के लिए संबंधित विभाग को आवेदन कर सकता है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के लिए वक्त में कहा गया मौजूदा निर्देशों के अनुसार जो पेंशन भोगी और पारिवारिक पेंशन भोगी CGHS के दायरे में नहीं आने वाले क्षेत्र में रहते हैं, वे CGHS की OPD सुविधा के एवज में 1000 रुपये की प्रतिमाह की निश्चित चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने का विकल्प जीवन में एक ही बार चुन सकेंगे। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में स्थित वानिकी एवं बागवानी महाविद्यालय में आज किसान और कृषि वैज्ञानिकों के बीच चर्चा कार्यक्रम आयोजित हुई। इस अवसर पर किसानों को जन जागरूकता के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर P देवदात और डॉक्टर LD हाताई ने उन्नत खेती, बागवानी और पशुपालन से संबंधित किसानों के सवालों का जवाब दिया। इस अवसर पर स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए लाभदायक कृषि एवं बागवानी तकनीकों पर भी चर्चा की गई। बहुत बड़ी खुशी की बात है। कभी हम एक इंस्टीट्यूशन को आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, एक फीलिंग अलग तरीके से होता है। मैं आपको चांगलांग के जिला उपायुक्त देवांश यादव ने नामतोक में पहले इंडोर रिक्रिएशनल सेंटर का उद्घाटन किया। से नो टू ड्रग्स की मुहिम के तहत युवाओं को फिटनेस से संबंधित खेलों और अन्य गतिविधियों को अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत पुराने सामुदायिक भवन को इंडोर रिक्रिएशनल सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। तवांग के जिला उपायुक्त KN दामो की अध्यक्षता में कोविड-19 के दौरान रूटीन टीकाकरण पर जिला कार्यबल की आज बैठक हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान कोविड-19 टीकाकरण, नियमित टीकाकरण, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अरुणाचल आरोग्य योजना सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे वर्ष 1902 क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के गठन के बारे में। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वतंत्रता सेनानी प्रमथ नाथ मित्र ने क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति का गठन किया था। श्री अरबिंदो घोष के छोटे भाई बारेंद्र कुमार घोष को अनुशीलन समिति का प्रमुख बनाया गया। अलग अलग दौर में अनेक राष्ट्रवादी इस संगठन से जुड़े रहे, जिनमें श्री अरबिंदो घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, देशबंधु चितरंजन दास, सुरेंद्र नाथ ठाकुर, पुलिन बिहारी दास, सरला देवी, रास बिहारी बोस, बाघा जतिन, सचिंद्र नाथ सान्याल,
जतिन दास और विपिन चंद्रपाल शामिल हैं। अनुशीलन समिति का संबंध यूथ क्लब की स्थापना से जोड़ा जा सकता है, जो युवाओं के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए समर्पित था। समिति ने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का प्रतिपादन किया। समिति की 2 शाखाएं थीं, ढाका अनुशीलन समिति जो ढाका में केंद्रित थी और जुगांतर अनुशीलन ग्रुप जो कलकत्ता में केंद्रित था। इन्हें रूस और इटली की सीक्रेट सोसाइटियों की तर्ज पर संगठित किया गया था। ये समिति स्वामी विवेकानंद के विचारों, भाषणों और लेखन से प्रेरित थी। समिति पर बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ का बहुत प्रभाव था। 1907 से अनुशीलन समिति के सदस्य क्रांतिकारी गतिविधियों में अत्यधिक सक्रिय हो गए। अरबिंदो घोष और विपिन चंद्रपाल ने मार्च 1906 में बंगाली राष्ट्रवादी साप्ताहिक जुगांतर न्यू एरा और उसके अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।